शिशु रोसेट को शुरू में ड्यूक के अधीनस्थ काउंट सेमोन को सौंपा गया था। काउंट सेमोन पहले उसकी देखभाल करता था, लेकिन ड्यूक की मृत्यु की खबर सुनते ही सब बदल गया। उसने रोसेट को नौकरानियों के साथ रहने के लिए निर्वासित कर दिया और अक्सर मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया। यहां तक कि नौकर भी उसे बलि का बकरा मानकर दुर्व्यवहार में शामिल हो गए। रोसेट ने ऐसा दयनीय जीवन जिया। एक असफल भागने की कोशिश के बाद उसे गुलाम व्यापारियों को बेच दिया गया। नीलामी के दौरान वो आतंक में देख रही थी जब लोग उत्साह से उस पर बोली लगा रहे थे। अचानक एक काले लबादे वाले व्यक्ति ने सीधे 50 लाख की पेशकश की। रोसेट डर गई, सोच रही थी कि इतनी बड़ी राशि देने के बाद वो उसके साथ क्या करेगा। इससे पहले कि वो और सोच पाती, गुलाम व्यापारी उसे उस व्यक्ति के पास ले गया। जब व्यापारी चला गया, उस व्यक्ति ने धीरे से उसका नाम पूछा। रोसेट ने अपनी जंजीरों में जकड़ी हथेलियों को कसकर पकड़ा और कमजोरी से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है। उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। वो नीचे झुका और उसका हाथ पकड़ा। जादू से हथकड़ियां खोलने के बाद वो अपने आप से बोला, पहला, मैंने सेमोन से कहा था कि वो मेरे चौथे बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करे। बदले में हाउस डब्ल्यूजी हाउस सेमोन को मुआवजा देगा। दूसरा, मैं चाहता था कि वो मेरे चौथे बच्चे का सोच समझकर नाम रखे। आखिरी, उसे मेरे बच्चे की देखभाल करनी थी जब तक मैं उसे लेने नहीं आता। ये वे वादे थे जो मैंने सेमोन के साथ किए थे जब मैंने तुम्हें उसे सौंपा था। मैं उन सभी को सजा दूंगा जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया। उसके पीछे विस्फोटों की आवाज के साथ वो दरवाजे से बाहर निकला। प्रवेश द्वार पर 2 पंक्तियों में शूरवीर पूरी तरह से खड़े थे। वो उनके बीच से गुजरा और ठंडे स्वर में आदेश दिया कि जैसे ही हम निकले, इमारत को उड़ा दो और मृतकों को जला दो। वो काफी देर तक चलता रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि रोसेट उसका पीछा नहीं कर रही थी। वो रुका और पीछे मुड़ा। रोसेट अभी भी वही खड़ी थी। चलो घर चलते हैं, उसने कहा। रोसेट अविश्वास में उसे देखती रही। क्या वो वाकई मेरा पिता हेनरी डब्ल्यूजी हो सकता है? हेनरी उसे डब्ल्यूजी परिवार की हवेली में ले गया और उसे कुछ निर्देश दिए। पहला, तुम मेरी बेटी हो, इसलिए उसी के अनुसार व्यवहार करो। दूसरा, मुझे परेशानी पसंद नहीं, इसलिए मेरे सामने नखरे या हंगामा मत करना। अपने अपरिचित पिता का सामना करते हुए रोसेट को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे कितना दुबला-पतला देखकर हेनरी ने नौकरों को उसके लिए खाना तैयार करने का आदेश दिया। फिर वो राजधानी में इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए निकल गया। जैसे ही उसके पिता गए, रोसेट छिप गई। काउंट सेमोन के यहाँ की नौकरानियों ने उसे या तो पीटा था या डांटा था, इसलिए नौकरानियों का समूह अपनी ओर आता देख वो सहज रूप से भागना चाहती थी। नौकरानियों ने उसे एक खंभे के पीछे छिपा हुआ जल्द ही ढूंढ लिया। मेरी मालकिन, अगर आप अब बाहर नहीं आई तो गर्मा गर्म क्रिस्पी सेब का पाई ठंडा हो जाएगा। वहां मीठे आड़ू के टार्ट्स भी है, ताजा क्रीम और शहद मिला फलों का रस, मक्खन के साथ ओवरबेक्ड चिकन। यह सुनकर रोसेट का पेट गुर्राने लगा। एक नौकरानी ने धैर्य से फिर से उसे मनाया। ये आपका घर है और हम आपकी सेवा के लिए है। अगर आपको हमारा आसपास रहना पसंद नहीं, हम चले जाएंगे। कृपया बाहर आ जाएं। रोसेट डरते डरते खंभे के पीछे से झांकी, घबराते हुए बोली, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। उसे स्वेच्छा से बोलते देख नौकरानियां बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और हाथ बढ़ाया। चलो अब कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। रोसेट ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहले उसे गंदे हाथों की वजह से नौकरानियों से डांट और मार पड़ी थी। उसने बताया कि उसे बदबू आ रही है। उसकी इतनी सावधानी देखकर सभी नौकरानियों का दिल टूट गया। फिया नीचे झुकी और उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी मुश्किलों के बाद बदबू आना सामान्य है। अगर तुम्हें चिंता है, हम तुम्हें तरोताजा होने में मदद कर सकते हैं। कभी देखभाल न मिलने के कारण रोसेट ने खुद नहाने का फैसला किया। जब फिया ने दरवाजा खटखटाया, वो हैरान रह गई। बाथरूम बिल्कुल साफ था। रोसेट ने नहाने के बाद उसे अच्छे से साफ किया था। नौकरानियां उसके शरीर पर निशानों को देखकर और दुखी हो गई। नौकरानियों ने जल्दी से रोसेट को सावधानीपूर्वक सजाने के बाद कपड़े पहनाए और वो एक गुड़िया की तरह नाजुक और प्यारी लग रही थी। तरोताजा होने के बाद उसे स्वादिष्ट भोजन के लिए भोजन कक्ष में ले जाया गया, जिसने तुरंत उसका मूड हल्का कर दिया। सुसंस्कृत युवती को देखकर फिया की आंखें आंसुओं से चमक उठीं। मेरी मालकिन, अब आप हमारी सम्मानित स्वामिनी हैं। कृपया अब से थकाऊ काम हमें सौंप दे। रोसेट पहली बार मुस्कुराई। वाकई, धन्यवाद। अगले दिन फिया ने उसे डब्ल्यूएनजी परिवार की हवेली दिखाई। जब वे गैलरी में पहुंचे, रोसेट एक चित्र में खो गई। फिया ने बताया कि यह डब्ल्यूआरए परिवार का एक पारिवारिक चित्र था जो उसके जन्म से पहले लिया गया था।
चित्र में सभी उसके परिवार के थे, लेकिन ड्यूक के अलावा वो किसी को नहीं जानती थी। फिया ने उसके 3 भाइयों का परिचय दिया। आपका सबसे बड़ा भाई स्टिग्मा के खिलाफ पवित्र शुद्धिकरण पर है, दूसरा भाई रॉयल अकादमी में पढ़ रहा है, और सबसे छोटा भाई अपनी जागृति समारोह में विशेष दैवीय कृपा प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो इसे नियंत्रित करना सीख रहा है। इस दुनिया में कोई देवता नहीं है, क्योंकि सभी गिर चुके हैं। स्टिग्मा एक राक्षस है जो अंतिम देवता के अभिशाप से जन्मा है। सभी बच्चे 8 साल की उम्र में जागृति समारोह से गुजरते हैं, जिसमें उन्हें दैवीय कृपा मिलती है, जो नाम रहित संरक्षण सितारों कहे जाने वाले पैगंबरों द्वारा दी गई शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दैवीय कृपा मिलती है। उदाहरण के लिए ड्यूक डब्ल्यूआरए को अपार माना और विश्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्यादातर लोगों को साधारण दैवीय कृपाएं मिलती है, जैसे फिया को कभी बीमार न पड़ने की कृपा। यह सोचकर रोसेट ने सोचा कि अगले साल उसे कौन सी दैवीय कृपा मिलेगी। तभी बटलर ने सूचना दी कि ड्यूक लौट रहे हैं, जिनका मूड खराब लग रहा था। फिया ने रोसेट को उसके कमरे में भेज दिया कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए और वहां इंतजार करने को कहा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी फिया नहीं आई तो रोसेट ने बाहर की स्थिति देखने का फैसला किया, लेकिन कमरे से निकलते ही वो भटक गई। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। गलियारे का दृश्य अपरिचित था। फिर उसने एक दरवाजा देखा, उसे धक्का देकर खोला तो वो एक प्रयोगशाला में पहुंच गई। तभी उसके पीछे एक वस्त्र लहराया। वो तुरंत सतर्क हो गई। अचानक कई भूत से नौकर उसके पास प्रकट हुए। मेरी मालकिन, आपको यहां नहीं आना चाहिए। रोसेट इतना डर गई कि वो भाग खड़ी हुई। प्रयोगशाला का दरवाजा बंद होने पर ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन वो खुद को एक सुंदर बगीचे में पाया, जहां पास में एक शांत झील थी। झील में कुछ चमकता सा दिखा। वो झील के किनारे झुकी, सोच रही थी कि ये क्या हो सकता है। अचानक अनगिनत ठंडे हाथ झील से निकले और उसे पानी में खींच लिया। रोसेट को बर्फीले भूतिया हाथों ने नीचे खींच लिया। जब उसकी सांस खत्म होने वाली थी, तभी सतह पर छपाक की आवाज हुई और एक जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे किनारे पर खींच लिया। मौत से बचने के बाद वो जोर जोर से खांसने लगी। उसे झील का भयावह दृश्य याद आया। अनगिनत आंखें उसे घूर रही थी। अचानक किसी ने पीछे से उसे धीरे से थपथपाया। एक काले बालों वाला लड़का उसके पास झुका हुआ था। उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थी। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि यहां अकेले नहीं आना चाहिए? अभी भी सदमे में रोसेट को देर से डर महसूस हुआ और वो जोर जोर से रोने लगी। केन घबरा गया, सोचने लगा कि उसे खींचते समय शायद चोट लग गई। उसने जल्दी से अपने हाथ खोलकर समझाया, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, कृपया मत रो। फिर उसने अपनी उंगली से उसके माथे को हल्के से छुआ। एक जादू किया। पानी निगलने की तकलीफ धीरे धीरे कम हो गई और एक ठंडक फैल गई। उसे शांत होते देख केन ने विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। मिलकर खुशी हुई। रोसेट ने हकलाते हुए जवाब में अभिवादन किया। केन ने चमकती मुस्कान दी। वो उलझन में थी। एक साधारण अभिवादन से वो इतना खुश क्यों था? केन ने रोसेट को बताया कि वो हवेली में अतिथि है। रोसेट ने पूछा कि क्या वो उसे हवेली तक वापस ले जा सकता है। उसने खुशी से सहमति दी और वे हरे भरे जंगल से होते हुए जल्द ही प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। रोसेट अभी भी उलझन में थी। वे अभी झील के पास थे, फिर भी तुरंत प्रवेश द्वार पर आ गए और उसके कपड़े पूरी तरह सूखे थे। यहां तक कि उसके बाल भी मुलायम और सूखे थे, मानो वो पानी में कभी गिरी ही नहीं थी। केन ने संकेत दिया कि वो अंदर जा सकती है और उससे कहा कि उनकी मुलाकात के बारे में किसी को न बताए। रोसेट और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि केन अचानक गायब हो गया। ये जादुई पल उसे डराने के बजाय थोड़ा निराश कर गया। अगर उसे पता होता कि केन रास्ता इतना अच्छे से जानता है, तो वो उसे सीधे अपने कमरे तक ले जाने को कहती। तभी उसने एक और दरवाजा देखा। ये दरवाजा कहाँ ले जाएगा? उसने सामने का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर मंद रोशनी थी और साज सज्जा से लग रहा था कि ये एक अध्ययन कक्ष है। रोसेट ने चारों ओर देखा, सोच रही थी कि वो कहाँ है। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, मैं जानता हूं तुम वहां हो। तुम में से सबसे कमजोर भी मेरा खुलेआम अपमान करने की हिम्मत करता है। उसका दिल धड़क गया, क्योंकि उसने ड्यूक डब्ल्यूआरए की आवाज पहचान ली। क्या वो गलती से उनके कमरे में चली आई थी? हेनरी ने तलवार खींचते हुए खतरनाक इरादे से उसकी ओर कदम बढ़ाए। ये जानते हुए कि वो एक निष्ठुर खलनायक है जिसे किसी की परवाह नहीं, रोसेट डर से जमीन पर गिर पड़ी। हेनरी तलवार लिए उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा देखकर वो ठिठक गया। तुम यहां क्यों हो? वो इतना डर गई थी कि बोल नहीं पाई। उसने मन में सोचा, मैं मरना नहीं चाहती। उसने हिम्मत जुटाकर घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे आपके कमरे में आने के लिए बहुत खेद है, ये मेरी गलती है। उसकी विनम्र माफी देखकर हेनरी ने चुपचाप आह भरी। मुझे लगा कोई हत्यारा घुस आया है। उसने तलवार नीचे रखी और गुस्से से बोला, क्या काउंट सेमोन ने तुम्हें इस तरह माफी मांगना सिखाया? रोसेट उलझन में थी। वो क्या कह रहा है? क्या वो गुस्सा है?
हेनरी ने फिर उसे एक स्टूल पर बैठने का निर्देश दिया। बैठने के बाद उसने पूछना शुरू किया कि उसने पहले क्या सीखा है। रोसेट ने सावधानी से जवाब दिया, मैं साधारण शब्द पढ़ और लिख सकती हूं और बुनियादी गणना कर सकती हूं। हेनरी ने उदास स्वर में पूछा, बस इतना? उसे स्पष्ट रूप से गुस्सा देखकर रोसेट और घबरा गई। क्या वो उसे वापस लाने का पछतावा करेगा? उसे हेनरी को मनाना था कि वो यहां रहने दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोसेट ने जल्दी से कहा, मेरी स्मृति अच्छी है। मुझे काउंट सिमोन के यहां आने वाले लगभग सभी लोग याद हैं और मैं दौड़ भाग, सफाई और कपड़े धोने में अच्छी हूं। हेनरी को दुख हुआ और उन्होंने मेज पर रखी एक किताब की ओर इशारा किया। क्या तुमने इसे पहले पढ़ा है? रोसेट शर्मा गई और बोली, नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उसने हार्पसीकॉर्ड सीखा है। उसे और शर्मिंदगी हुई कि उसने वो भी नहीं सीखा था। हेनरी ने आह भरी और अपनी बेटी को कुछ देर तक देखते रहे। अपने सख्त पिता का सामना करते हुए रोसेट, जो अभी कुछ पल पहले डर से कांप रही थी, अब झपकी लेने लगी थी। जैसे ही वो कुर्सी से गिरने वाली थी, हेनरी ने उसे संभाला। उन्होंने फिर से आह भरी और उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। आज रात यहीं सो जाओ। अपने पिता के बिस्तर पर लेटकर रोसेट को बहुत सुरक्षा महसूस हुई और वो जल्दी सो गई। हेनरी ने धीरे से उसके सिर से हेयर क्लिप हटाई। सोते हुए रोसेट ने सहज रूप से अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसका सोता हुआ चेहरा हेनरी के दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू गया। अगले दिन रोसेट अचानक जागी और अपरिचित परिवेश को देखने लगी। उसके पिता का अचानक सामने आना उसे चौंका गया। फिर उसे पिछली रात की सारी बातें याद आईं। वो भटक गई थी और गलती से अपने पिता के कमरे में चली गई थी। हेनरी ने बस कहा, अपना हाथ। रोसेट ने आज्ञाकारी ढंग से अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने उसके हाथ को हल्के से छुआ, एक जादू किया और उसकी कलाई पर तुरंत एक चमकता निशान उभर आया। उन्होंने समझाया कि केवल इस निशान वाले ही हवेली में रास्ता ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहां एक जादू है। तब जाकर रोसेट को समझ आया कि वो जहां भी जाती थी, अजीब जगहों पर क्यों पहुंच जाती थी। हेनरी ने कहा, मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर दाहिने गलियारे में तुम्हारे कमरे के ठीक सामने है। रोसेट ने आंखें चौड़ी की, सोचते हुए कि क्या वो उसे फिर से गलती से उनके कमरे में न आने की हिदायत दे रहे थे। उसका मासूम सा भाव हेनरी को थोड़ा हिला गया, लेकिन उन्होंने संयम रखा और केवल इतना कहा कि दोपहर में वापस आए, क्योंकि उनके पास उससे कुछ सवाल है। रोसेट अपने कमरे में लौटी। उसे देखते ही कई नौकरानियां दौड़कर आईं। फिया ने पछतावे से कहा, आपके अचानक गायब होने से मैं बहुत चिंतित हो गई थी। मुझे खेद है, मैं हवेली के जादू के बारे में बताना भूल गई। रोसेट ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की कि वो चुपके से बाहर निकल गई थी, लेकिन बोली, अब मेरे पास निशान है तो मैं खुद बाहर जा सकती हूं। नौकरानियां हैरान रह गई, यहां तक कि युवा स्वामियों को भी किशोरावस्था में निशान मिला था। आपको इतनी जल्दी मिल गया। स्वामी को आपसे सचमुच बहुत प्यार है। रोसेट ने मुंह बनाया। अगर पिता का यह रवैया प्यार था तो उनकी नाराजगी कितनी डरावनी होगी। लेकिन उसके पिता उससे क्या चाहते थे? दरअसल हेनरी ने उसे एक महत्वपूर्ण आंतरिक बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया था। वो सम्मेलन कक्ष में कठोरता से बैठी थी। अब वो घबराहट और चिंता से भरी थी, क्योंकि वो सभी की नजरों और चर्चाओं का केंद्र थी। क्या ये वही बेटी है जिसे ड्यूक ने इतनी मेहनत से ढूंढा था? वो सम्मेलन कक्ष में क्यों है? उसकी बेचैनी देखकर हेनरी ने आदेश दिया कि इतना शोर न करें। फिर उन्होंने रोसेट से धीरे कहा, बस वही दोहराओ जो तुमने मुझे कुछ दिन पहले बताया था। रोसेट ने मेज के नीचे अपनी हथेलियां कसकर भींची, खुद को हिम्मत दी और काउंट के यहां देखे सभी लोगों के बारे में बताया। उसकी अच्छी स्मृति की वजह से उन्हें काउंट सिमोन के बारे में बहुत सारी आंतरिक जानकारी मिली। बोलते बोलते अचानक उसका पेट गुर्राने लगा। कमरा तुरंत शांत हो गया। रोसेट तुरंत शर्मा गई और खुद को कोसा कि वो नाश्ते की आदत की वजह से ऐसे समय में भूखी हो गई। उसे नहीं पता था कि उसका ये व्यवहार सभी को मजेदार लगा। हेनरी को उम्मीद नहीं थी कि वो भूखी होगी और उन्होंने तुरंत नौकरों को बच्चों के लिए उपयुक्त नाश्ता लाने का आदेश दिया, जिससे रोसेट और शर्मिंदा हो गई। वो बैठक में कैसे खा सकती थी? हेनरी समझ नहीं पाए कि वो क्यों नहीं खा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें जहर का डर है? फिर उन्होंने एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खाई और मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, मैंने खा लिया, इसमें जहर नहीं है। उसे पहली बार पिता का थोड़ा अनाड़ी सा प्यार महसूस हुआ। वो थोड़ा आश्वस्त हुई। हालांकि शर्मिंदगी के कारण उसने नाश्ता खाना बंद कर दिया। जहर के डर के बजाय उसने दूसरों की नजरों की परवाह किए बिना खाना शुरू कर दिया। उस दिन से हेनरी ने अपनी बेटी के साथ नियमित रूप से भोजन करना शुरू किया और व्यक्तिगत रूप से उसके भोजन को जहर के लिए जांचते। उनके इस व्यवहार ने नौकरों के बीच खूब चर्चा छेड़ दी। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आमतौर पर ठंडे स्वभाव वाले ड्यूक ऐसा कुछ करेंगे।
हालांकि रोसेट को नहीं पता था कि उसके पिता का क्या भ्रम था। उनके इस व्यवहार ने उसे सुरक्षित महसूस कराया। उसे याद आया कि पहले उसे अक्सर भोजन कक्ष में बुलाकर हर व्यंजन को जहर के लिए जांचने को कहा जाता था, जिसके कारण वो खाने से डरती थी। यादों में खोई हुई थी कि तभी हेनरी ने अचानक कहा कि वे कल बागीचे का निरीक्षण करेंगे, जो उसका क्षेत्र होगा। रोसेट उनके शब्दों से उलझन में थी और इसका अर्थ नहीं समझ पाई जब तक कि फिया ने कारण नहीं बताया। जब रोसेट काउंट सेमोन की बेटी के बागीचे के क्षेत्र का वर्णन कर रही थी तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक हेनरी ने देख ली थी। इसलिए उन्होंने नई जमीन खरीदी और उसे रोसेट के लिए बागीचा बनवाया। बागीचे की उत्पत्ति जानकर रोसेट तुरंत निरीक्षण के लिए उत्साहित हो गई। बिस्तर पर जाने के बाद नौकरानियां एक साथ बैठकर बातें करने लगी, हैरान कि उनके स्वामी युवती के प्रति उनकी कल्पना से कहीं अधिक स्नेहशील थे। फिया को अभी भी वो पहला दिन याद था जब युवती आई थी। जब उसने युवती के निशानों की सूचना दी थी तो स्वामी की आंखें इतनी ठंडी थी कि किसी को मार डाल सकती थी। जैसे ही वे फुसफुसा रही थी, अचानक वही स्वामी उनके सामने प्रकट हो गए और हैरानी की बात की वे उनकी मदद मांग रहे थे। निरीक्षण का दिन जल्दी आ गया। रोसेट हर चीज को लेकर उत्सुक थी क्योंकि ये उसकी पहली सैर थी। रास्ते में एक साधारण फूल भी उसका ध्यान आधे घंटे तक खींच सकता था। उसे इतना खुश देखकर हेनरी ने उसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि नौकरानियों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमने दिया। अपने पिता के बंधनों के बिना वो पूरी तरह से आनंदित थी। हेनरी के शक्तिशाली जादू के कारण उत्तरी साम्राज्य में स्थित ये बागीचा पूरे साल वसंत का आनंद लेता था। रोसेट ने ताजे फल खाए, खूबसूरत तितलियों को देखा और यहां तक कि एक छोटे घोड़े पर सवारी की। जिस कुत्ते से अन्य बच्चे डरते थे, उसे भी वो प्यारा लगा। भोजन के समय एक नौकरानी ने उसे खाने के लिए वापस बुलाया। पिकनिक कंबल पर स्वादिष्ट और आकर्षक भोजन सजा था, सिवाय एक काले अजीब सी गंध वाले कुकीज की प्लेट के, जो विशेष रूप से बेस्वाद लग रही थी। रोसेट ने उत्सुकता से एक कुकी उठाई। फिया ने फुसफुसाकर बताया कि इसे हेनरी ने बनाया था। उन्होंने पिछली रात नौकरानियों से पूछा था कि वो कौन सा साधारण भोजन बना सकते हैं। हेनरी दृढ़ता से मानते थे कि उनकी बेटी केवल वही खाना खाएगी जो वो देंगे। उसने बगल में देखा, उसके पिता पास ही बैठे थे, अपेक्षा भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने एक कुकी काटी। क्या ये वाकई खाने लायक था? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ये अच्छा है। बदले में उसने अपने पिता को एक डोनट दिया। हेनरी किसी से पहली बार भोजन पाकर बहुत प्रभावित हुए। उनके अन्य 3 बेटों में एबल उनकी अवहेलना करता था, कैमिलन उनसे बचता था और सीएक्स उन्हें देखकर रो पड़ता था। लेकिन उनकी छोटी बेटी अलग थी। वापसी की यात्रा पर उन्होंने रोसेट से पूछा कि क्या उसे बागीचा पसंद आया। इससे उसकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बागीचे की हर चीज के लिए प्यार व्यक्त किया, ये कहते हुए कि इसका दृश्य ग्लास हाउस जितना सुंदर था। हेनरी के चेहरे पर हल्का बदलाव आया और उन्होंने पूछा कि क्या वो ग्लास हाउस गई थी। अपने भटकने पर उनकी नाराजगी के डर से रोसेट ने जल्दी से समझाया कि वो गलती से वहां चली गई थी। हेनरी वास्तव में ग्रीन हाउस के खतरनाक प्राणियों को लेकर चिंतित थे और उसकी सुरक्षा को लेकर डर रहे थे। उन्होंने बताया कि वह एक अवरोध से घिरा है और केवल वही वहां जा सकते हैं। रोसेट तुरंत उलझन में पड़ गई। सोचने लगी कि वह तो आसानी से अंदर चली गई थी और वो लड़का जो उसे रास्ता दिखा रहा था वो भी कुछ असामान्य लग रहा था। बागीचे से लौटने के बाद रोसेट ने चित्रकला का अध्ययन शुरू किया। वो कुछ तकनीकें सीखने के लिए गैलरी गई। रोसेट ने सुना था कि उसके तीनों भाई जल्द ही लौटने वाले हैं और वे सभी बहुत ही चिड़चिड़े और क्रूर स्वभाव के हैं, जिनके अपने पिता के साथ रिश्ते खराब हैं। वो सोच रही थी कि क्या वो उनके साथ तालमेल बिठा पाएगी। अचानक एक आवाज ने उसके विचारों को भंग किया, मेरी मालकिन, क्या आप अकेले बाहर हैं? वो ठिठक गई। स्पष्ट रूप से हवेली के भूतिया नौकर फिर से प्रकट हो गए थे। हालांकि फिया ने समझाया था कि ये भूत वे हैं जिन्होंने डब्ल्यूजी परिवार के साथ अनुबंध किया है। लेकिन बच्चे स्वाभाविक रूप से भूतों से डरते हैं। जितना अधिक भूतों ने उसकी चिंता दिखाई, उतनी ही तेजी से वो भागी। मेरी मालकिन, उस दिशा में मत भागो, वहां खतरनाक चीजें हैं। काफी देर तक भागने के बाद वो हाफते हुए रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो वो एक अपरिचित जगह पर थी। उसे भूतिया नौकरों की चेतावनी याद आई कि आसपास खतरनाक चीजें हैं। लेकिन चारों ओर देखने पर यह बस एक साधारण आंगन लग रहा था। आंगन में एक पेड़ था जिस पर बड़े और ताजे सेब लटक रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, क्या तुम फिर से भटक गए हो? उसने ऊपर देखा। एक परिचित आकृति पेड़ की डाल पर बैठी थी। यह वही केन था जिसने पहले उसका रास्ता दिखाया था। वो उसके हाथ में बड़े सेब को घूर रही थी और उसका पेट फिर से शर्मनाक ढंग से गुर्राने लगा। पहले की शर्मिंदगी की तुलना में रोसेट अब अधिक सहज लग रही थी। क्या मुझे भी एक सेब मिल सकता है? वो पूछने लगी। क्या मुझे भी एक सेब मिल सकता है?
केन ने मना कर दिया, ये मेरा सेब का पेड़ है। वो वाकई उसकी बात मान गई। उसका भोलापन देखकर केन धीरे से हंसा। उसे एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है और वो गुस्से में जाने लगी। केन ने तुरंत उसे रोका, अपनी स्कर्ट फैलाओ और 3 कदम आगे बढ़ो। जल्द ही कई सेब उसकी स्कर्ट में गिर पड़े। केन भी पेड़ से कूदकर नीचे आया और उसे पेड़ का सबसे बड़ा सेब दिया। वे दोपहर में पेड़ के नीचे साथ सेब खाने लगे। केन ने उसका नाम पूछा। रोसेट ने जवाब दिया कि उसका अभी कोई नाम नहीं है, और उसने पूछा कि उसका नाम क्या है। मेरा नाम शायद तुम्हारे लिए थोड़ा लंबा हो, तुम मुझे बस केन कह सकती हो। वो पूछने वाली थी कि वो पिछली बार झील के पास क्यों दिखा था, लेकिन उसने देखा कि केन फिर से गायब हो गया। अचानक पीछे से एक आवाज आई, बच्ची, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? उसने देखा कि उसके पिता उसकी ओर आ रहे थे। रोसेट जल्दी से खड़ी हुई, जिससे उसकी स्कर्ट से सेब इधर उधर बिखर गए। हेनरी ने उसे घूरा, रात के खाने का समय होने वाला है और तुम सेब खा रही हो। उसने अपने पिता को एक सेब पेश किया, जैसे कोई कीमती तोहफा हो। फिर से भोजन पाकर हेनरी का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। तभी एक परिचारक ने जल्दी से सूचना दी, महामहिम, काउंट सेमोन आपसे मिलने आए हैं। अगले ही पल काउंट सेमोन तेजी से आया और पाखंडी ढंग से रोसेट के लिए चिंता दिखाने लगा। रोसेट डर गई, उसका मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन वो उसके आलिंगन का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाई। हेनरी ने उसकी बेचैनी देखी, उनका चेहरा और सख्त हो गया। काउंट, बिना अभिवादन किए मेरी बेटी को गले लगाने की जल्दबाजी करना उचित नहीं लगता। इससे काउंट को अपनी बात रखने का मौका मिल गया। उसने तुरंत दुखी होने का नाटक किया, दावा किया कि रोसेट को इतने समय बाद देखकर वो इतना उत्साहित हो गया कि शिष्टाचार भूल गया। ऐसा खरा प्रदर्शन हेनरी को बेवकूफ नहीं बना सका। उन्होंने काउंट सेमोन को स्वागत कक्ष में ले गए। बैठने के बाद उन्होंने औपचारिकताएं नहीं निभाई, बल्कि सीधे मुद्दे पर आए। मेरी बेटी को आपके घर में अच्छा नहीं रखा गया, इसका क्या स्पष्टीकरण है? काउंट सेमोन ने तुरंत अपना बचाव किया। युवती मेरे घर में बहुत अच्छे से रही, लेकिन वो बिना बताए चली गई और रास्ते में अपहरण हो गई। ये निर्विवाद सत्य है, ये मेरी गलती थी। हेनरी को उसका स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं लगा और उन्होंने फिर सवाल किया, क्या ऐसा है? फिर वो इस उम्र में अनपढ़ और संगीत में अप्रशिक्षित क्यों है, और उसके हाथों पर शारीरिक श्रम के निशान क्यों हैं? चालाक काउंट ने हर बिंदु का खंडन शुरू किया, ये साबित करने की कोशिश की कि उसने रोसेट के साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। युवती बचपन से कमजोर थी। मैंने माना कि पढ़ाई से ज्यादा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, इसलिए वो अक्सर बाहर खेलती थी, जिससे उसकी त्वचा स्वाभाविक रूप से खुरदरी हो गई। हालांकि उसने हमारे घर में विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जिया, उसे नौकरों की दैनिक जरूरतों में रुचि थी। उसकी ये बनावटी झूठी बातें रोसेट को गुस्सा दिला गई। नहीं, मुझे पिता को बताना होगा कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक जोड़ी धमकी भरी आंखें दिखी। पिछली मार की यादें ताजा हो गई और डर ने तुरंत उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने सहज रूप से सिर हिलाया, जिससे काउंट और संतुष्ट हो गया। देखिए, वो भी सहमत है, काउंट सेमोन ने कहा, और फिर संकेत देने लगा कि रोसेट अक्सर ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ बोलती थी। साथ ही उदारतापूर्वक यह दिखावा किया कि वो बच्चों की ऐसी प्यारी छोटी गलतियों को माफ कर देता है। हेनरी को लग रहा था कि वो मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो उसने सोचा कि उसने उन्हें सफलतापूर्वक धोखा दे दिया और जाने की इजाजत मांगी। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी टालमटोल कोई लंबे समय का हल नहीं थी। इस बीच हेनरी स्वागत कक्ष में बैठे थे। उनके स्पष्टीकरण पर जरा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें पहले ही काउंट सेमोन के यहां की नौकरानियों से कठोर पूछताछ के जरिए सबूत मिल चुके थे कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया था। यह देखकर कि रोसेट थक गई थी, उन्होंने नौकरानी को उसे आराम करने के लिए वापस ले जाने का आदेश दिया। रात को रोसेट को सपने में किसी के उसे पुकारने की आवाज सुनाई दी। अचानक वो चौंक कर जाग गई। ये हवेली के भूतिया नौकर थे, जो अपने आप उसके कमरे में प्रकट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य खोज लिया था। रोसेट ने उनके मार्गदर्शन का पालन किया और एक कोने में पहुंची, जहां उसने देखा कि 2 लोग पास ही एक कोने में साजिश रच रहे थे। पता चला कि काउंट सेमोन किसी आदमी को कुछ निर्देश दे रहा था। ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि काउंट सेमोन ने डब्ल्यूएनजी परिवार के एक रसोइये को रिश्वत दी थी, ताकि वो भोजन में जहर मिलाए। हैरानी में उसके कदमों से आवाज हुई, जिसने उनका ध्यान खींच लिया। जैसे ही उसने काउंट सेमोन को उसकी ओर जल्दी आते देखा, सहज डर ने उसे जकड़ लिया। सौभाग्य से भूतिया नौकर उसके पीछे थे और उन्होंने तुरंत एक पारदर्शी बुलबुले का इस्तेमाल कर उसे अदृश्य कर दिया। अगली सुबह रोसेट जल्दी से अपने पिता को ढूंढने गई। हालांकि उसके पिता एक कुख्यात खलनायक थे, जिन्होंने अनगिनत लोगों को मारा था। उन्होंने न केवल उसे बचाया था, बल्कि उसे अपनी एकमात्र कोमलता भी दिखाई थी। इसलिए वो चाहती थी कि वो सुरक्षित रहें।
वो हाफते हुए अपने पिता के पास पहुंची और पिछली रात सुनी हर बात बताई, जिसमें यह भी शामिल था कि काउंट सेमोन ने रसोइये को भोजन में जहर मिलाने के लिए कैसे मनाया और उसे रॉयल पैलेस में नौकरी दिलाने का वादा किया। और वो जहर ऐसा था कि उसके पिता, जो सभी जहरों के प्रति प्रतिरोधी थे, भी उससे नहीं बच सकते थे। हेनरी ने मामले की गंभीरता समझी और तुरंत बटलर को आदेश दिया कि तैयार भोजन को भोजन कक्ष में लाएं और काउंट सेमोन को, जो अपने कमरे में छिपा था, साथ खाने के लिए बुलाएं। रोसेट उनकी इस रणनीति से उलझन में थी, सोच रही थी कि शायद उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार काउंट सेमोन ने कल कहा था कि वो झूठी है। वो घबराहट के साथ मेज पर बैठी काउंट सेमोन के पाखंडी अभिवादन को सुन रही थी और इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी कि अपने पिता को कैसे विश्वास दिलाए। अचानक हेनरी बोले, काउंट सेमोन, आप सही थे। मेरी बेटी ने सुबह सुबह मुझसे झूठ बोला, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश में। काउंट सेमोन बहुत खुश हुआ कि उसने उनके बीच फूट डालने में सफलता पाली। अपने पिता द्वारा गलत समझे जाने पर भी रोसेट गुस्सा नहीं हुई। वो अभी भी अपने पिता को बचाने के तरीके सोच रही थी। शायद मैं उनका कटोरा गिराने की कोशिश कर सकती हूं, हालांकि इस मामले में मुझे डांट पड़ सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि नौकरानियों ने सारे जहरीले व्यंजन काउंट सेमोन के सामने रख दिए। हेनरी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी बेटी ने कहा कि आपने रसोइये को रिश्वत दी थी ताकि वो भोजन में जहर मिलाए। ये साबित करने के लिए कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, काउंट सेमोन, कृपया सारे व्यंजन खाएं। काउंट सेमोन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना इतनी जल्दी उजागर हो जाएगी, जिससे वो अत्यधिक डर में फट पड़ा। उसने बहाने बनाए कि उसे सब्जियां पसंद नहीं है। रोसेट पूरी तरह से गुस्से में आ गई। पिता का भरोसा पहली बार उसे आत्मविश्वास दे रहा था। ये आप ही थे जिन्होंने रसोइये को भोजन में जहर मिलाने को कहा था। मैं झूठी नहीं हूं। उसकी बात सुनकर काउंट सेमोन गुस्से में फटने वाला था, लेकिन हेनरी ने उसे बीच में रोक दिया। ऐसा लगता है कि आपने मेरी बेटी को भी बदतमीज मूर्ख बनाया है। इसे तहखाने में बंद करो। मैं स्वयं उससे पूछताछ करूंगा। उस शाम रोसेट अपने बिस्तर पर बैठी थी। नींद का कोई निशान नहीं था। शायद वो उस भयानक काउंट सेमोन को फिर कभी नहीं देखेगी। अब वो निश्चित रूप से तहखाने में बंद होगा। रोसेट वाकई देखना चाहती थी कि काउंट सेमोन कितना दयनीय लग रहा है। अचानक उसके कमरे में एक आवाज गूंजी, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें उसे देखने ले चलूं? ये केन था, जो बिना किसी चेतावनी के उसके कमरे में प्रकट हो गया था। उसके पास एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिसके सामने रोसेट पूरी तरह निश्चिंत हो जाती थी। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने केन का हाथ छुआ, चारों ओर सब कुछ अंधेरा हो गया और वे तुरंत तहखाने में पहुंच गए। पास से तीखी बहस की आवाज आ रही थी। ये काउंट सेमोन और उसके पिता थे। रोसेट जल्दी से छिपना चाहती थी, क्योंकि इतनी दूरी पर उसके पिता, जिनके पास शक्तिशाली जादू था, उन्हें खोज सकते थे। केन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक हम हाथ पकड़े हैं वे तुम्हें नहीं देख पाएंगे। ये जानकर कि केन उसके पिता के जादू को रोक सकता है, रोसेट फिर से उसकी पहचान को लेकर उलझन में पड़ गई। अचानक काउंट सेमोन ने उत्साह से चिल्लाया, जिसने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। हेनरी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल करने का भरोसा नहीं था, तो तुम्हें उसे मुझे वापस कर देना चाहिए था जब मैं उसे लेने आया था। मैं बहुत मूर्ख था जो सिर्फ इसलिए तुम पर भरोसा कर लिया क्योंकि तुम मेरे अधीनस्थ थे। हर बार जब मैं उसे लेने आया, तुमने कहा कि वो यात्रा पर है या बीमार है। मुझे उसका सामना करने में शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे बहानों पर सवाल नहीं उठाए। यह सुनकर रोसेट पूरी तरह स्तब्ध रह गई। तो उसके पिता ने उसे न तो भुलाया था और न ही छोड़ा था। वो हमेशा उनकी चिंता में रही थी। उसकी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गई। अपने कमरे में वापस आने पर उसकी आंखों में आंसू थे। केन ने उसे गुड नाइट कहा और फिर गायब हो गया। बिस्तर पर लेटकर रोसेट को नींद नहीं आ रही थी। आज हुआ सब कुछ उसकी भावनाओं को अशांत कर गया था, इसलिए उसने अपनी तकिया पकड़ी और अपने पिता को ढूंढने चली गई। हेनरी थोड़े असहज लगे। मुझे कोई लोरी नहीं आती। उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो खुद एक लोरी गाएगी। काउंट सेमोन की घटना के बाद हवेली में सभी ने उसके लिए अधिक देखभाल और चिंता दिखाई, जब उन्हें पता चला कि उसने बचपन में कितना कष्ट सहा था। यहां तक कि नहलाने के लिए भी लोगों की भीड़ उसकी सेवा के लिए होड़ लगाने लगी। रोसेट ने देखा कि उसके शरीर के निशान लगभग गायब हो रहे थे। ऐसा लगता था कि हेनरी ने महल के औषधिकार से विशेष रूप से बनवाई गई दवा वाकई प्रभावी थी। उसके बचपन के आघात भी उसके शरीर के निशानों के साथ साथ धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। वो और जीवंत और प्यारी हो गई। अपनी लोरी खत्म करने के बाद उसे बताया गया कि उसके पिता उसे देखना चाहते हैं, जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने उन्हें काउंट सेमोन के यहां हुई हर बात पहले ही बता दी थी, तो अब वो उसे किस बारे में देखना चाहते होंगे? जब वो अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई, वो ठिठक गई।
ढेर सारी किताबें और दस्तावेज फर्श पर बिखरे थे और उसके पिता अपने सहायक के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। उसे देखते ही हेनरी ने कहा कि वो पास में खेल ले। रोसेट आज्ञाकारी ढंग से बेंच पर बैठ गई। सोच रही थी कि अगर वे काम कर रहे हैं तो पिता ने उसे यहां क्यों बुलाया। अचानक हेनरी बोले, ओपरेट। वो जवाब देने से पहले ही उन्होंने सिर हिलाया। ये अच्छा नहीं लगता। बेलेट? नहीं। पियोलिया? मुझे ये पसंद नहीं। रोसेट को आखिरकार समझ आया कि वे उसे एक नाम देने की कोशिश कर रहे थे। सहायक ने कई सुझाव दिए, सभी को हेनरी ने खारिज कर दिया। ये दृश्य देखकर वो चुपके से मुस्कुराई। उसने सोचा था कि उसके विद्वान पिता को नामकरण में इतनी कम प्रतिभा होगी, लेकिन उनकी ये विचारशीलता ने उसके दिल को गर्म कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चर्चा जारी रही। रोसेट सोफे पर सो गई थी। हेनरी ने उसे धीरे से उठाया और उसके कमरे में ले गए। खिड़की से गुजरते हुए उन्होंने बाहर खिले गुलाबों को देखा, जो WRA परिवार का प्रतीक थे, जिन्हें ग्रीष्म गुलाब कहा जाता था। उन्हें अपनी पत्नी याद आई, जो उन गुलाबों की तरह ही चमकदार थी। अपनी बेटी को धीरे से बिस्तर पर लिटाने के बाद हेनरी ने उसके बाल सहलाए। उसके सोते हुए चेहरे को देखकर उनका दिल अनायास पिघल गया। अच्छी नींद लो, रोसेट। ग्रीष्म गुलाब का एक और प्राचीन उपनाम था, रोसेट शार्लोट। तब से उसका अपना नाम था, रोसेट शार्लोट WRA। जब से रॉयल चिकित्सक एग्नेस ने उसका पूरी तरह से परीक्षण किया और रोसेट की अच्छी देखभाल के लिए चिकित्सकीय निर्देश दिए, तब से उसकी देखभाल और बेहतर हो गई।